जी, तो हमारा टॉपिक चल रहा था गैसों में अणुओं की चाल, उनकी चाल पर डिस्कशन चल रहा था। इसलिए हम पहले जान चुके हैं कि आदर्श गैस की अणुगति सिद्धांत के हिसाब से औसत वेग, वेग कह रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे, औसत वेग शून्य होता है, लेकिन औसत चाल शून्य नहीं होती है। क्योंकि किसी भी कंटेनर के अंदर, किसी भी बर्तन के अंदर जब गैस होती है तो वो गैस किसी न किसी ताप पर तो होगी, और एक पर्टिकुलर ताप पर किसी भी गैस के अणुओं के पास अनंत नंबर ऑफ बहुत सारी चालें होती हैं। अब वो कौन सी चाल हमने जब उस किसी गैस की स्टडी कर रहे हैं तो बहुत सारी चालें आ गई, कोई अधिक ज़्यादा चाल का, कोई कम चाल का, कोई बहुत ही कम चाल का, कोई बहुत ज़्यादा चाल का, अलग अलग चालें हैं सबके पास, क्योंकि दूरी तो चली रही तो ऐसे औसत चाल तो होगी होगी, है ना। तो कुल मिला के हमने कुछ चालों की कैलकुलेशन की, उनके फॉर्मूले मैंने बताए भी थे, एक बार फिर से मैं उनको शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूँ कि क्या क्या फॉर्मूले बताए थे, है ना। और फिर हम उन चालों का यूज करेंगे गतिज ऊर्जा निकालने में भी और दाब निकालने में भी। तो एक तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी इसमें जो चाल होती है अपने पास, एक तो होती है कौन सी, VRMS, वर्ग माध्य मूल चाल, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर चाल, ये हमने पढ़ी थी। इसका फॉर्मूला क्या होता था भाई, मान लो किसी बर्तन के अंदर, मान लो किसी बर्तन के अंदर, ये बर्तन है मान लो, इसके अंदर आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, कण हैं गैस के, ठीक है। तो उनके पास इस तरफ इस तरफ इस तरफ हर तरफ चाल है, तो इधर V1 V2 V3 बहुत सारी हो सकती है। तो इनकी चाल एक V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर एंड Vn का स्क्वायर, n पार्टिकल है, n कण है इसमें, तो डिवाइड करेंगे n से, तो उसको बोलेंगे वर्ग, n से डिवाइड करेंगे तो उसका माध्य हो गया, औसत हो गया, वर्ग माध्य मूल, वर्ग माध्य मूल चाल, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, है ना। इसको जो फॉर्मूला आता है प्रूफ करने पर वो आता है 3RT/m, जिसमें m को हमें ध्यान रखना होता है कि m किस में लेना है, किलोग्राम में, किलोग्राम में लेना है पर मोल, ठीक है। ये ग्राम पर मोल ना होकर के किलोग्राम पर मोल होना है, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब एक बताई थी मैंने आपको, सबसे अधिक प्रायिक चाल, सर्वाधिक सबसे अधिक सर्वाधिक प्रायिक चाल, जिसको हमने नाम दिया था MP, VMP। तो VMP का मतलब जिस बहुत सारी चालें होंगी, उन सारी चालों में से जो सबसे ज़्यादा बार आ रही होंगी, कितनी बार आ रही हैं वो वाली, है ना। तो इसका फॉर्मूला ये होता है 2RT/m, ठीक। हालांकि इसकी बहुत कम जरूरत पड़ने वाली है हमें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला है। एक और बताया थी, याद हो अगर आपको तो, औसत चाल, औसत चाल V एवरेज, तो वो कितनी बताई थी, V1 प्लस V2 स्पीड है ना चालों का योग, V3 प्लस Vn अपॉन n। और ये भी बताया था कि भाई ये वाली जो आती है प्रूफ करके आती है 8RT/m, ये आती है ये। और इनमें रिलेशन भी देख सकते हैं, 3RT/m है, 2RT/m है, जाहिर सी बात है ये वाली मोस्ट प्रोबेबल है, और ये VRMS है, सबसे ज़्यादा कौन सी आ गई, VRMS सबसे ज़्यादा होती है ना। फिर 2RT वाली आ गई, और ये 8RT/m, यानी कि 8 ये 3 पॉइंट समथिंग से डिवाइड करेंगे तो ये वाली इससे ज़्यादा आ जाएगी। तो इनका सीक्वेंस भी आप याद रखेंगे। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर ले लिया, मान लो आपको दिया हुआ है कि कुछ पार्टिकल्स हैं,
चलो जी, कुछ पार्टिकल दिए 4 3 2 1, 4 3 2 1। ये आ गए कुछ पार्टिकल्स हैं, इनकी स्पीड दे रखी है 4 6 8 और 10। ठीक है, तो आपसे बोला है कि भाई इनकी VRMS और V एवरेज बताओ, VRMS और V एवरेज बताओ, और VMP भी बता दो। चलो VMP तो सबसे आसान निकालना है VMP। VMP देखो, VMP का मैंने क्या बताया था, सबसे ज़्यादा ऐसे पार्टिकल जिनकी स्पीड सबसे ज़्यादा बार आ रही हो। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सी स्पीड आ रही? देखो 4 स्पीड कितनी बार आ रही, 4 पार्टिकलों की है, 6 जो स्पीड है वो 3 पार्टिकलों की है, 3 कणों की है, 8 2 की है और 10 एक ही कण की है। तो 4 कणों की सबसे ज्यादा बार आ रही, तो उसका मतलब VMP कितनी आ गई? 4। VMP 4 मीटर पर सेकंड आ गई। अगर बात करते हैं VRMS की, तो VRMS को मतलब क्या बताया था, इस फॉर्मूले के इसमें रख दो। अब VRMS का मतलब क्या बताया था भाई, ध्यान से सुनेंगे। VRMS का मतलब ये था कि 4 कणों की चाल कितनी है? 4 है। एक कण की भी 4, दूसरे की भी 4, तीसरे की भी 4, चौथे की भी 4 की है 4। तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 कणों की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 का स्क्वायर, V1 स्क्वायर। लेकिन कितने? 4 बार जोड़ने पड़ेंगे, वो 4 बार जोड़ने पड़ेंगे, या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। प्लस इसकी स्पीड कितनी? 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितनी बार जोड़ने पड़ेंगे? 3 बार, क्योंकि 3 कणों की 6 है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। प्लस 8 का स्क्वायर, 8 कितनी बार है भाई? 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 2 कण है ना, ऐसे 2 कणों की चाल है 8 प्लस 8, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 10 वाला एक ही है, यानी कि ये एक ही है, 10 का स्क्वायर। ठीक है भाई। अपॉन में कितने कण? 4 और 3 7, कुल कितने कण हुए? 4 3 7 और 2 9 और 1 10 कण, 10 अणु कह सकते हैं। 10 अणु है, 10 से डिवाइड कर देंगे। सोल्व करा इसको, सोल्व करके कितना आएगा भाई? सोल्व करके ये आ गया 400 बटे 10, इससे कट गया, कितना आ गया? 2√10। √10 की वैल्यू लगभग आप ले सकते हैं 3.16 और 6.32 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर हमें लेनी है V एवरेज। V एवरेज तो और भी आसान, सबको जोड़ो, इससे डिवाइड कर दो। कितने हैं? कितने हैं भाई V एवरेज के लिए? 4 जो चाल है 4 कणों की है, तो 4 बार तो ये जुड़ेगा, 3 बार ये जुड़ेगा, यानी कि 4 बार जुड़ने का मतलब 4 × 4। और 6 वाली कितनी बार है? 3 बार। और भाई 8 वाली कितनी बार है? 2 बार। और 10 वाली कितनी बार है? 1 बार। तो कुल कण कितने हो गए? 10। जोड़ देंगे तो 4 चौक 16, और ये सब कुछ जोड़ देने के बाद आपके पास आ गया है, और इस पर रूट लगाना नहीं, रूट हटा देंगे। इस पर रूट कहाँ से आ गया? तो V1 प्लस V2 प्लस V3 तो ये सब क्या करेंगे? जोड़ करके आएगा 60/10, तो ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा आती है VRMS, फिर V एवरेज और VMP। ठीक है, तो V, ये सीक्वेंस भी याद रख लेंगे कि भाई VRMS की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी हमेशा, इसके बाद V एवरेज की आएगी, फिर VMP की आएगी, है ना। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, कई बार पूछा हुआ भी है। तो आपको जैसे भी आपको दिख रहा है कि हाँ ऐसा होगा, तो हमने अभी सोचना है कि भाई इतने कण हैं, इसमें अनंत कण है, तो कौन सी चाल है? हर कण अलग अलग चाल से चल रहा है, तो हमने उनका सबका एवरेज निकाल लिया, औसत निकाल लिया। ये एक तरह से एवरेज निकाल लिया, एक RMS निकाल लिया, और एक वो MP वाली निकाल ली, मोस्ट प्रोबेबल बोलते हैं जिसे। तो अब सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाली है ना, जिससे हमारे प्रैक्टिकल डाटा अच्छे से मैच करे, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली वेग होता है ये वाला, उनका चाल होती है ये वाली। तो यही वाली चाल हमारे काम आएगी, VRMS। इसलिए VRMS का ये फॉर्मूला भी बहुत काम आने वाला है, और ये भी काम आता है। इस तरीके से हम इन चालों की कैलकुलेशन करते हैं, और अच्छे से एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। इनके एक दो किसकी प्रूफ की भी बात करेंगे, लेकिन इन सब की प्रूफ नहीं करने की ज़रूरत। ओके, चलो जी, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होने जरूरी है। इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे। स्पीड दे रखी है चाल, यानी कि स्पीड मतलब चाल। कौन कौन सी दे रखी? 5
8, 12, 12, 12, 14, 14, 20, 20, है ना। तो वही सवाल है, वी आर एम एस, वी एवरेज और वी एम पी ये निकालने हैं, ठीक है। तो वी आर एम एस की वैल्यू, वी आर एम एस की वैल्यू निकाल लो पहले भाई। मैंने बताया था वी एम पी निकालना सबसे आसान है, जरा देख के बता सकते हैं कौन सी चाल आ रही। 5 एक बार आया, 8 एक बार आया, 12 कितनी बार आया, 3 बार, 14 2 बार, 20 2 बार, तो यानी कि 3 बार ही आ रहा। तो सबसे ज्यादा बार ही आया, तो उसका मतलब 12 इज मोस्ट प्रोबेबल, सर्वाधिक प्रायिक, सबसे ज्यादा संभावना जिसकी चाल की है वो 12 है, ठीक है। तो ये वाली आ गई। और वी आर एम एस में निकालने के लिए 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 एक ही पार्टिकल की है, 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 3 बार है तो 3 गुना 12 का स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, 14 स्क्वायर, 2 बार है 2 गुना 14 का स्क्वायर प्लस 20 भी 2 बार है तो 2 गुना 20 का स्क्वायर। इस तरीके से हम इसके लिए इसको डिवाइड कर देंगे। कितने होंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 9 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 9 से डिवाइड कर देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे भाई। इन सबको सोल्व कर लेने के बाद ये आएगा 17 13 डिवाइड बाई 9 और सोल्व कर लेने पर आ जाएगा ये 13.796 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये चीज जैसे है ना भाई, ये वाला इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब ये है कि 4 4 4 4 बार दे रखी, ये 3 6 6 6, ये 8 8 8, ये 10, चाहे तो ऐसे दे दो, ये ऐसे लिख दे कि 4 करोड़ की 4 है, 3 करोड़ 3 की 6 है, 2 की 8 है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि यहाँ पे ऐसे दे दी वहां पे ऐसे दे दी, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसकी एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड, वी एवरेज, औसत चाल। औसत चाल किस तरह लिखेंगे, v1 प्लस v2 प्लस, सबको जोड़ दो कितनी, 5 एक बार, 8 एक बार, 12 3 बार है तो 3 गुना 12 और 2 बार 14 है और 2 बार 20 है, डिवाइड बाय कितना है 9। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे सॉल्व कर लेने पर आ जाएगा भाई ये 117 डिवाइड बाय 9, दिस इज 13 मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखो, सबसे ज़्यादा ये आई, फिर वो इससे कम। तो इस तरीके से हम इनको निकालते हैं। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपको कि भाई देखो ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, है ना। और ये सब चालें ताप का फलन है, ताप पर निर्भर करती हैं, सब की सब चालें क्या है, √T के साथ बदलती हैं। यानी कि ताप होगा तो अलग अलग ताप पर अलग अलग चालें आएंगी और सब बदल जाएंगी, और अनंत नंबर ऑफ चालें होंगी तो लेनी कौन सी होगी, VRMS लेंगे, सबसे ज़्यादा बार यूज हुई होगी। इसलिए यानी कि मान लो कि किसी गैस में बहुत सारे कण किसी भी चाल चल रहे हैं तो आपको तो उनकी एक चाल चाहिए सबकी मिला के, तो सबकी मिला के एक औसत चाल कौन सी हुई, VRMS। तो VRMS ही काम आने वाली है ना। अब उस इन चालों के संबंध में, चूंकि बहुत सारी चालें हैं तो इन चालों के संबंध में मैक्सवेल ने एक नियम दिया, मैक्सवेल ने एक ग्राफ बनाया फंक्शन का, तो उसको लिखते हैं मैक्सवेल का चाल वितरण ग्राफ। मैक्सवेल का चाल वितरण ग्राफ, मैक्सवेल का चाल वितरण। उसने क्या देखा, देखो कोई ग्राफ को समझना है, बस थोड़ा सा बना बनाया ग्राफ है, रटना है किस तरह से बनता है। उसने देखा कि कोई भी गैस अगर किसी कंटेनर में है तो उसने, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं n कण है, टोटल n अणु है ना। तो n अणुओं के लिए और चाल के बीच में ग्राफ बनाया, ठीक है। ये जो है ग्राफ आपका किसके बीच में बनाया,
थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं, वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। dn अपॉन dv, इसे बोलते हैं dn अपॉन dv, इसको कैपिटल एन स्मॉल v ऐसे लिख देते हैं। अगर आपको याद हो, हमने ऐसे लिखा था de अपॉन d लैम्बडा, दैट इज e लैम्बडा। पर यूनिट वेवलेंथ कितना एमएससी पावर थी, वैसे ही पर यूनिट वेलोसिटी कितने कण है या कितने अणु हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शनल या फिर अणु भिन्न अणुओं की संख्या पर इकाई चाल, यूनिट चाल, या अणुओं की संख्या बटे और ये वेग, मतलब आपने ये लेना है यहाँ पर dn/dv, इसको हमने nv लिखा हुआ है, स्मॉल nv। तो उसके बीच में ग्राफ आया जो आपको याद रखना है। इस nv के लिए ये जो dn/dv आता है, इसका अपना एक फंक्शन होगा जिससे आप निकाल भी सकते हो। तो ये जो फंक्शन आता है, तो उसका जो ग्राफ आएगा ना, वो कुछ इस तरीके से आया जो आपको याद रखना है। इस ग्राफ में से कुछ खास चीज़ें हैं जो समझनी है आपको, है ना। इसका प्रॉपर ये एक मैथमेटिकल फंक्शन आता है जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो फंक्शन अपने काम का नहीं है। उसने तो ये बताया कि भाई एक पर्टिकुलर ताप पर, ये ताप अपने कांस्टेंट कर दिया, इस पर्टिकुलर ताप पर गैस के अंदर किसी भी छोटे से अणुओं को लिया, छोटे से डीएन हिस्से को लिया, डीएन अणुओं को लिया, उन डीएन में जो अणुओं का वेग है उसको उससे भाग करके उसके और वेग के बीच में ग्राफ बनाया, तो ये आया, ठीक है। मतलब ऐसा समझ लो कि मान लो बहुत सारे अणु हैं, उनमें से छोटे से फ्रैक्शन ऑफ एक पर्टिकुलर भिन्नात्मक चेंज ले लिया, थोड़ा सा चेंज इन अणुओं का, कि उन अणुओं में वेग में कितना चेंज आ रहा वो निकाल लिया। आप ऐसा समझ लो कि मान लो ये अणु आपके जो है 100 पर वेग, मान लो 100 अणुओं तक का वेग जो है आपका जो है मान लो 2 था, और 100.12 पर जो वेग हो गया 2.01 आ गया, ये वाला, ये n और ये v। तो ये dn कितना हुआ 0.2 और 0.01, तो ये इसे कहेंगे dn, इसे कहेंगे dv। ये समझाने के लिए है, इसका कोई खास अपना कोई ज़्यादा यूज नहीं है। आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई पर्टिकुलर ये 1 से 0.2 के बीच में बहुत सारे कण आ जाएंगे, और इसी 1 से ये 2.0 मान लो, 0 से 0.01 के बीच में भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, है ना, बहुत सारी वास्तविक संख्या आ सकती है। तो उनका जो रेशियो आया उसी को बोला गया dn/dv। बस याद रखना है, कुछ ज़्यादा अकल नहीं लगानी। उसमें उसने बताया क्या, इस ग्राफ से बताना क्या चाह रहा है, उस चीज़ पर फोकस करना है। उसने बताया भाई कि किसी पर्टिकुलर ताप पर जो वेग है ना, बहुत सारे वेग है, जीरो वेग भी हो सकता है, लगभग जीरो के आसपास वेग भी है, और अनंत के आसपास वेग भी है, यानी कि और जो है यहाँ पर ये वाला जो वेग कहलाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा कण है, ऐसा मान लो dn/dv का मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा कण है जिनके पास वेग की वैल्यू ये है। सबसे ज़्यादा कणों के वेग जहाँ पर एक साथ हो उसको क्या बोला था, vmp। इसके बाद दूसरी चाल आती थी v एवरेज, और उसके बाद क्योंकि चाल यहाँ इस एक्सिस पर ले रहे तो ये ज़्यादा होगी ना, ये कम, ये और कम, तो ये हो गई vrms। तो उसने बोला कि भाई इस तरीके से ये चाल होते हैं, वितरित होती हैं इस पर्टिकुलर अणुओं की संख्या में पर यूनिट चाल में। मतलब कहीं पे भी आपने छोटा सा चेंज लिया, ये v पे जा करके dv लिया, और तो ये जो है ना, ये वाला दिस इज dn/dv, ये वाला स्मॉल, ठीक। तो इसका एक फंक्शन होता है, बेसिकली मैं फंक्शन नहीं लिख रहा हूँ, मतलब ये एक फंक्शन होता है dn/dv = nv लिख लो चाहे, ये है। तो अगर मेरे से ये बोला जाए कि भाई ये जो ये ग्राफ है, तो इससे हमें क्या सीखने को मिला, एक तो हमें ये मिला कि भाई इसमें ऐसे बहुत सारे कण हैं जिनकी चालें बहुत बार
आ रही होंगी तो वो चाल होगी VMP, सबसे ज़्यादा होने वाली चाल, क्योंकि सबसे ज़्यादा कणों की संख्या यहाँ पर होगी जिनकी चालें बहुत ज़्यादा कई बार रिपीट हो रही होंगी। औसत चाल थोड़ी कम होगी और RMS चाल उससे भी थोड़ी ज़्यादा होगी और RMS चाल उससे भी ज़्यादा होगी। ये उसने इस ग्राफ के विवरण से बनाया और उसको बनाने के बाद ही पता लग गया। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान से, DN बराबर ये है, DN बराबर NV DV। अगर दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दो तो ये क्या आएंगे, कुल अणु है ना। ये DN, ये फंक्शन दिया रहेगा, कोई भी ये फंक्शन है, इसका स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं। तो ये अणुओं की संख्या आ गई, DN इंटू DV। अच्छा, ये अणुओं की संख्या किसके बराबर है, बहुत ध्यान से देखो। तो ये इसका अगर बात करें तो ये लेंथ है और ये विड्थ है, यहाँ से यहाँ तक, ये वाली यहाँ पर, ये आपकी क्या आ गई NV, ये वाली। इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या आया, एरिया, और सारों को इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा। यानी कि इसके कुल अणु किसके बराबर होते हैं, जो है ग्राफ के नीचे का एरिया, क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, कुल अणुओं की संख्या के। इसका मतलब अगर आप ताप बदलेंगे तो अणुओं की संख्या नहीं बदलेगी, ग्राफ की शेप तो बदल जाएगी, थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी कुछ, लेकिन अणुओं की संख्या नहीं बदलेगी। ठीक है, तो इसका एक क्षेत्रफल नियत रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्षेत्रफल क्या रहेगा, क्षेत्रफल नियत रहेगा एक गैस के लिए, है ना। क्षेत्रफल नियत रहेगा किसी दी हुई गैस के, किसी दी हुई गैस के लिए, एक पर्टिकुलर गैस के लिए ये कणुओं की संख्या नहीं बदलेगी अगर वो कंटेनर में है। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, अगर आप ताप को बढ़ाएंगे, तो क्या विवेक बदल जाएंगे साहब के, यस बदल जाएंगे, ताप को बदल जाएंगे। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ताप जो था, वो ताप को बदलने पर ये जो वेलोसिटीज थी, ताप को अगर बढ़ाया तो वेलोसिटी बढ़ेंगी, तो ये सारी वेलोसिटी आगे शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये कहेंगे कि ताप बढ़ाने पर ग्राफ, ताप को बढ़ाया तो ग्राफ क्या हो जाएगा, राइट साइड में, दाईं साइड में, दाईं तरफ खिसक जाएगा, दाईं तरफ खिसक जाएगा अगर ताप बढ़ाएंगे। तो क्यों, क्योंकि ताप बढ़ाने से जो वेग थे √T के प्रोपोर्शनल थे ना, v किसके प्रोपोर्शनल था, √T के, वे सारी वेग बढ़ जाएंगे, तो ये भी बढ़ेगा, उधर तो बढ़ रहा जाएगी, तो ये भी बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, तो पूरा का पूरा ग्राफ बढ़ जाएगा। तो अगर ये ताप T1 पर मान लूँ मैं, तो आप सोचो कि अगर इसको बढ़ाएंगे हम तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। लेकिन ताप बढ़ने से ग्राफ थोड़ा नीचे आया लेकिन फैल गया, तो उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, मतलब एरिया नियत रहेगा, मतलब उसका एरिया है ना, परंतु क्षेत्रफल नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। भाई मान लो आपके पास ऐसे कोई चीज थी जिसका मान लो आपने 4 ले लिया, 2 ले लिया, तो कितना क्षेत्रफल आया इसका, क्षेत्रफल आ जाएगा 4 दूनी 8। अगर आपने इसको ऐसा कर दिया और फ्लैट कर दिया इसको, तो ये 1 कर दिया, ये 8 आ गया, तो उसका क्षेत्रफल अभी भी 8 ही आना चाहिए, 8 × 1। इस तरीके से वो फैल तो जाएगा बट क्षेत्रफल नहीं बदलने का। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल क्या है, अणुओं की संख्या, और अणुओं की संख्या तो कभी बदलेगी ही नहीं। ठीक है, अणुओं की संख्या कभी भी बदलेगी नहीं। तो ऐसे अगर आपको कोई ग्राफ दे दिया जाए, मान लो मैं आपसे सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन बोलूँ यहाँ पे कि भाई मेरे पास ऐसे 2 ग्राफ है, तो इसका ताप T1 है, इसका ताप T2 है, तो बताओ किसका ताप ज़्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है T2 ग्रेटर देन T1 आ जाएगा, है ना, T2 ग्रेटर देन T1। ये वाला ग्राफ T1 दे दिया। ऐसे सवाल आए हुए हैं, पूछे हुए हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से आप इसमें, अब आपसे पूछा बोलो किसकी वेलोसिटी मोस्ट, VRMS किसकी ज़्यादा, ये मोस्ट प्रोबेबल है VRMS, तो जाहिर सी बात है उसकी ज़्यादा होंगी सारी चीज़ें। ठीक, दूसरा जो है अणुओं के पास सभी संभव चालें हैं, सभी दिशाओं में है, सभी दिशाओं में है ना, अलग अलग ताप पर ये अलग अलग होती है।
ठीक है भाई, इतनी मेन पॉइंट इससे हमने ये समझ में आए कि भाई अनंत चालें हैं अणुओं के पास, तो उनकी चालों के बीच में हमने ग्राफ बनाया, उन सब चालों के बीच में ग्राफ बनाया, लेकिन वो अणु कैसे लिए हमने, एनवी ले लिया, dN/dV, है ना। किसी भी एक छोटे से हिस्से, मान लो उसमें से छोटी सी गैस निकाल ली, थोड़ा सा उसमें कितनी अणुओं की कितनी चालें हैं उनको डिवाइड करा, उसके और इसके बीच में हमने जो ग्राफ बनाया वो आया। और ये देखा कि हमारे पास इस ग्राफ में एक पॉइंट ऐसा आया जिसके ऊपर पीक है, और यहाँ पे इसका स्लोप क्या हो गया, एक तरह से dN/dV क्या हो जाएगा, ये dN/dV है ना, dNV/dV। अगर मैं इसका NV था ना, NV का स्लोप ले लो 0, यहाँ पे 0 है ना इसका स्लोप, एक बार इसका dN/NV का स्लोप लेंगे 0, तो उसको 0 लिख करके NV का स्लोप लिख करके 0 करके कौन सी चाल आ जाएगी, VMP को कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे VMP की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि ये फंक्शन दिया होगा 0 रख करके VMP का माना जाएगा। एवरेज निकालना हम सीख ही चुके, VRMS निकालना भी हम सीख चुके, है ना। तो ये इससे बस इतना याद रखना है कि भाई उस गैसों में अणुओं की औसत चाल के संबंध में मैक्सवेल का एक वितरण ग्राफ बनाया, और उस वितरण ग्राफ का एक फलन भी था। अगर आप कहो तो मैं उस फलन को बता देता हूँ, लेकिन वो फलन अपने काम का होता नहीं है। लो आप भी क्या याद करोगे, फलन बता देता हूँ, याद रख लेना, मतलब काम कहीं आएगा नहीं। ये लो 4πN, लो जी लो m अपॉन, ये अपने कोर्स में नहीं है, बता देता हूँ वैसे ही, 2πKBT⁵ v² e⁻⁻⁻² अपॉन 2kBT, ये लो kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर, तो ताप का फंक्शन आया ना, ताप का फंक्शन आया, और वेलोसिटी का भी है, तो एक पर्टिकुलर ताप पर अलग अलग वेलोसिटी के बीच में अलग अलग फंक्शन आएगा। और इस फंक्शन, यहाँ पे देखो v² है, यहाँ भी v² एक्सपोनेंशियल में भी, तो इसका जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ का फंक्शन ये है, तो पागल हो जाओगे अगर तुम इसको बनाने लगोगे। तो बस इसलिए याद रखो, कोई टेंशन नहीं लो, चिल मारो। इसका मतलब dN/dV, इसको जब डिफरेंशिएट कर करके 0 रखोगे ना, तो 0 कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट पे v निकल जाएगा, और वो v कौन सी होगी, MP। ये तरीका होता है, लेकिन इतनी कैलकुलेशन अपने काम की भी नहीं है, ना जरूरत है, अपने तो फॉर्मूले जो लिखवाए थे वो फॉर्मूले याद करने। मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब प्रेशर की बात करेंगे, ये तो वितरण का चालों का हो गया। अब बात करेंगे, हेडिंग डालेंगे गैस का दाब, गैस का दाब। प्रॉब्लम भी करेंगे एक सभी थोड़ी, लेकिन इससे पहले एक दाब का फॉर्मूला है, सो प्रूफ कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लें, आदर्श गैस का दाब निकालते हैं। भाई हम कौन से दाब की बात कर रहे हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था PV = nRT, ये समीकरण होती है किसकी, आदर्श गैस की। क्या हम ताप के बारे में जानते हैं, यस, केल्विन में लेते हैं इसको, R भी फिक्स है। क्या मोलों की संख्या के बारे में जानते हैं, आयतन के बारे में भी जानते हैं। लेकिन ये दाब गैस का दाब था, ये किसका दाब था, गैस का दाब। तो गैस के दाब से क्या मतलब है, पहले तो समझिए। देखो एक तो फॉर्मूला आपने गैस का दाब का पढ़ा हुआ है, फोर्स अपॉन एरिया, तो सामान्य फॉर्मूला है, दुनिया के हर जगह पे दाब जब भी निकालना होगा तो ये फंडामेंटल फॉर्मूला तो आपके काम आएगा, ठीक। लेकिन गैस के दाब का मतलब कैसे, गैस का दाब फिजिकल मीनिंग क्या है इसकी, एक्चुअली अलग से, जैसे वॉल्यूम अलग से निकालते हैं किसी कंटेनर का, फिजिकली निकाल सकते हैं, ताप को फिजिकली माप सकते हैं। भैया दाब फिजिकली कैसे निकलेगा, कैसे मापा जाएगा, किसी बर्तन में अगर गैस भरी हुई है तो वो कारण क्या है उसका, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बारे में बात करें, मान लीजिएगा ये कंटेनर है, पूरा का पूरा एक कमरा, दीवार है, इसकी पूरी दीवारें और ये सब पूरा पैक, इसमें गैस भर दी। तो दाब का कारण क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। तो जो कण होते हैं, अणु जो होते हैं, वो अणु जाकर के दीवार पे टकराएंगे, दीवार पे टकराएंगे। और हम ये मान चुके हैं पहले ही आदर्श गैस अणुगति सिद्धांत के अनुसार कि जो गैसों की टक्कर होती है दीवारों के साथ, वो कैसी होती है, इलास्टिक होती है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है। यानी कि जितने वेग स्पीड से टकराएगा उतनी ही चाल से वापस आएगा, वेग तो बदल जाएगा, वेग की दिशा उधर है, टकरा करके वेग की दिशा इधर आ जाएगी। यानी कि वेग बदला तो संवेग बदल गया, एक अणु का संवेग बदल गया, है ना। औसत संवेग या औसत वेग की बात नहीं कर रहे, औसत वेग तो 0 था, लेकिन एक अणु के पास तो अपनी चाल भी है, वेग भी है,
तो एक अणु जाके टकराया, टकरा करके वापस आया तो उसमें उस पर उसके संवेग में परिवर्तन हो गया। और जब जब संवेग में परिवर्तन होगा, प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। संवेग में परिवर्तन होने में जो समय लगा उसे डिवाइड कर दो, तो संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल। बल संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। तो बल को अगर क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? फोर्स, प्रेशर आ जाएगा, दाब आ जाएगा। तो हमें यही करना है। हम ये मान करके चल चुके हैं पहले ही कि टक्कर हमारी प्रत्यास्थ है। ये भी मान के चल चुके हैं कि ये पार्टिकल अगर इधर जा रहा है किसी चाल से तो ये इस तरफ इसकी चाल ये है। अब ये कण के लिए तो चारों तरफ एक ही जैसी बात है, तो इधर मानो, इधर मानो, इधर मानो, हर तरफ Vx, Vy, Vz सब के सब क्या है? बराबर हैं, है ना? क्योंकि हमने सब कैसी गैस है, एक गैस के अणु सब एक जैसे माने हुए हैं, इनकी टक्कर प्रत्यास्थ होती है। तो भाई बात इतनी सी है कि जब हमारे पास कंटेनर में, लो जी, कंटेनर में ये लो, इसको ले लिया A, B, C, D, ये लेंथ ले ली L, ये ले ली B और ये ले ली H, लेंथ, विड्थ, हाइट H ले ली, है ना? कुल अणु है। अब मान लीजिएगा पार्टिकल इधर जा रहे तो इधर स्पीड कितनी? Vx, इधर जा रहे इधर स्पीड कितनी? Vy, इधर स्पीड Vz। और किसी पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में आप ऑलरेडी जानते ही हैं, है ना? तो आदर्श गैस के लिए क्या है? किसी भी गैस के मॉलिक्यूल का वेग क्या होगा? Vx i कैप, Vy j कैप, Vz k कैप। अगर ये तो था क्या? वेग, एक अणु का वेग। और भाई चाल, ये क्या है? चाल का मतलब इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज Vx स्क्वायर, Vy स्क्वायर, Vz स्क्वायर, या फिर V स्क्वायर, Vx स्क्वायर, Vy स्क्वायर, Vz स्क्वायर। लेकिन Vx बराबर Vy बराबर Vz, ये कहाँ पे माना था हमने? आदर्श गैस थ्योरी में, आदर्श गैस सिद्धांत। ये सिद्धांत है कि हर तरफ इनका जो वेग है वो समान है। तो एक अणु की बात तो ठीक है, बहुत सारे अणु हैं तो x दिशा में सबके चाल इधर है, तो सिग्मा Vx, ये भी कह सकते हैं कि भाई Vx का स्क्वायर भी बराबर होगा, Vy का स्क्वायर भी बराबर होगा, Vz का स्क्वायर भी बराबर होगा। और एक कण की बात हुई तो बहुत सारे हैं तो जोड़ देंगे एक तरफ के, तो Vx स्क्वायर भी बराबर होगा, Vy स्क्वायर भी बराबर होगा। और सिग्मा का मतलब समझते ही है, सिग्मा का मतलब जोड़ना। तो एक थोड़ी कण है, कण तो बहुत सारे जा रहे होंगे, उन सबका वेग इस तरफ चाल सबकी जुड़ जाएंगे। तो ये कह सकते हैं भाई V स्क्वायर बराबर 3Vx स्क्वायर, तीनों बराबर है तो जोड़ दो, यानी कि Vx स्क्वायर बराबर 1/3 ऑफ V स्क्वायर। एक तो हमने चाल के बारे में ये बात पहले से लिख ली है ना? और हमें इसको यूज करेंगे कहीं ना कहीं आगे, इसको कहीं यूज करेंगे तो इसको याद रख लेंगे, है ना? अब इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? आप ये भी कह सकते हैं यहाँ से कि सिग्मा Vx स्क्वायर बराबर 1/3 सिग्मा V स्क्वायर। अगर मैं सोचो उसको n से डिवाइड कर दूं, लो यहीं पे कर लेते हैं एक बात, अगर मैं इसको n से डिवाइड कर दूं, V स्क्वायर बाई Vx स्क्वायर बाई n सिग्मा, और ये भी 1/3 V स्क्वायर बाई n, ठीक है? तो ये क्या बन गई?
वी एक्स, यहाँ से देखो ये बनेगी वी एक्स आर एम एस, दोनों तरफ का रूट ले लेंगे, है ना, दोनों तरफ का रूट ले लेंगे भाई। ऐसा समझ लो वी एक्स आर एम एस बराबर वी आर एम एस बाई √3, दोनों तरफ का रूट लेने पर अगर रूट ले लूँ तो रूट लेने पर क्या बन गया ये, तो एक्स डायरेक्शन की वी आर एम एस बाई √3 होती है। कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है तो आप इसको भी याद रख लेंगे, है ना। लेकिन हम तो दाब की बात कर रहे हैं, तो दाब पर आते हैं। तो ए बी सी डी की बात करते हैं एक पर क्यों, क्योंकि भाई कोई भी ले लो चाहे, क्योंकि हमें पी एक्स बराबर पी वाई बराबर पी जेड बराबर पी, हर दिशा में दाब समान है, तो कोई भी एक आधार पे निकाल लो, सब पे वही होगा, तो निकाल लेते हैं भाई। तो औसत संवेग में परिवर्तन, औसत संवेग में परिवर्तन, औसत कितना परिवर्तन, जैसे मान लीजिएगा ये Vx से टकराया Vx से, वापस कितने से आएगा Vx, चाल तो सेम है लेकिन डायरेक्शन तो बदल गई, तो वेग अलग हो गया, है ना। और इसका द्रव्यमान कितना ले लिया, इस मोल ने ले लिया, ठीक है भाई। हम क्यों निकाल रहे संवेग में परिवर्तन, क्योंकि संवेग में परिवर्तन बटे समय करके बल निकालेंगे एक का, और एक से फिर n से मल्टीप्लाई करके सबका निकाल लेंगे। तो कुल मिला के बात ये हुई, तो ये आपको पता ही होना चाहिए, डेल्टा पी एक्स लिख सकते हैं, डेल्टा पी एक्स बराबर एम वी एक्स माइनस एम वी एक्स, यानी कि 2m वी एक्स, ऐसा मान, ठीक है भाई, 2m वी एक्स आ गया, है ना। ये किस डायरेक्शन में आया, एक्स डायरेक्शन में, एक्स दिशा में। अब समय यहां से जाकर के यहां जाएगा, टकरा करके यहां जा करके फिर वापस आएगा, तो कितना समय लगेगा टोटल इसका, वो समय निकाल लेंगे। टाइम टक्करों के बीच लगा समय, टकरा के वापस आके फिर टकराएगा, तो कितना समय लगा इसको, एक टक्कर से दूसरे टक्कर में समय लगा, कितना लगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी चला 2l, चाल कितनी है इसकी vx, चाल कितनी vx। तो अब इतने समय में इतने संवेग में परिवर्तन हो जाएगा भाई, यहाँ से चल करके टकरा करके आया तो इतना समय तो लगा ना, तो इतने समय से डिवाइड कर देंगे, इतने समय से डिवाइड कर देने के बाद तो जो है औसत बल एक अणु द्वारा दीवार पर औसत बल कितना लगाएगा, बल बराबर कितना, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, है ना। तो 2mvx अपॉन 2l अपॉन vx, ये आ गया अपने पास कितना, 2 से 2 कट गया, हाफ भी गया, m vx स्क्वायर बाई l, ये आ गया, ठीक है जी, ये आया। तो कुल बल सभी अणुओं द्वारा कितना आएगा, F नेट, ये तो x एक ही आया था, वो भी किस दिशा में, x दिशा में, है ना, x दिशा की बात हो रही, कितना आ जाएगा, m vx1 स्क्वायर अपॉन l, दूसरे का भी इतना ही होगा vx2 स्क्वायर अपॉन l, तीसरे का भी इतना ही आएगा m vx3 स्क्वायर अपॉन l, ये आ गया, है ना, n तक, अप टू n, m vxn स्क्वायर अपॉन l, है ना, m vx स्क्वायर अपॉन l आ गया। अब ये सबको जोड़ लो भाई, तो उसमें से कॉमन आ जाएगा कितना, x डायरेक्शन का नेट बल आ गया नहीं, m कॉमन ले लेंगे, l कॉमन ले लेंगे, तो कितना आ गया, हम इसको लिख सकते हैं vx1 स्क्वायर, तो क्या सिग्मा vx स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, यस, सिग्मा vx स्क्वायर लिखा जा सकता है। और सिग्मा vx स्क्वायर हमने निकाला था 1/3 सिग्मा v स्क्वायर, यानी कि m/3
L सिग्मा V स्क्वायर। ये कुल बल आ गया, क्षेत्रफल से भाग करके ही प्रेशर आ जाएगा। तो P बराबर F/A, बल कितना है m सिग्मा V स्क्वायर अपॉन 3L, और क्षेत्रफल कितना ये वाले का, लेंथ इंटू विड्थ B इंटू एच, क्षेत्रफल कितना आ गया B इंटू एच, L B H, और L B H कितना होता है आयतन, तो m/3 आयतन सिग्मा V स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा V स्क्वायर। अच्छा ये क्या बन गया, वाव, द्रव्यमान बटे घनत्व कितना आ गया, द्रव्यमान बटे घनत्व, तो ये रो V स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा V स्क्वायर आ गया। एक बार देखना जरा, तो ये अपना प्रेशर का फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, अब इस प्रेशर के फॉर्मूले का रिलेशन सीधा सीधा वेलोसिटी से भी है, घनत्व से भी है ना। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, थोड़ी चीज़ें और आती हैं। इन चीज़ों को समझेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे। इनको नोट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या करा, एक बार फिर समझ लीजिएगा। पहले तो हमने वेग के बारे में लिख लिया कि एक कण का वेग ऐसा होता है और तीनों वेग बराबर होते हैं, तीनों दिशाओं में उसकी समान प्रायिकता है बराबर होने की, इधर भी जाए चाहे इधर जाए उसी चाल से चलेगा। तो ये Vx की वैल्यू आ गई, तो Vx की ये वैल्यू हमने, ये काम आएगी हमारे। हमने इसकी RMS में कन्वर्ट करने के लिए दोनों तरफ n से डिवाइड करके वो भी निकाल ले, तो वो भी चाल आ गई उसकी कि भाई अगर एक कण की VRMS चाल में और एक कण की VRS चाल में और कुल VRMS में क्या रिलेशन होता है। लेकिन खैर ये तो हमने चाल के बारे में लिखा, हम बात कर रहे हैं दाब की। दाब बराबर होता है संवेग में परिवर्तन बल बटे क्षेत्रफल। तो बल तक पहुंचना पड़ेगा, तो एक कण के संवेग में परिवर्तन, और एक टक्कर मान लो यहाँ से जा करके वापस आया, तो एक टक्कर से दूसरी टक्कर तक के बीच में कितना समय लग रहा, 12/Vx, समय बराबर दूरी बटे 4, इससे डिवाइड कर दिया इसको, तो ये एक कण के द्वारा दीवार पर लगने वाला बल आ गया। ऐसे कितने बल होंगे, सारे के सारे इस तरफ लग रहे होंगे, तो उस पर सारे बलों को जोड़ देंगे, एक्स डायरेक्शन के सारे बल जोड़ दिए, तो कुल बल नेक्स्ट दिशा में ये आ गया अपने सारे जोड़ने के बाद सिग्मा Vx स्क्वायर को लिख लिया सिग्मा V स्क्वायर बाई 3, और इसको क्षेत्रफल से डिवाइड करा, क्षेत्रफल क्या है BH, क्षेत्रफल BH आ गया, तो ये टोटल बन गया वॉल्यूम, आयतन बन गया। LBH क्या बनेगा, आयतन, LBH क्या बनेगा, LBH बराबर इसका आयतन बन गया, है ना, तो ये आयतन हो गया। ठीक है, तो द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, घनत्व, तो 1/3 रो सिग्मा V स्क्वायर आ गया, है ना। अच्छा, ये जो एक चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ से ध्यान से सुनेंगे, इसको आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ से छोड़ो, पहले इतने को रख लो, इसको यहाँ से आगे यहाँ बताता हूँ, इतना नोट कर लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा के जैसे अपने पास आया P बराबर m सिग्मा V स्क्वायर अपॉन 3, ये आयतन हो गया, LBH की जगह आयतन लिख दिया, है ना। ये स्मॉल m क्या था, स्मॉल m क्या था भाई, स्मॉल m क्या था, एक अणु का मास, ध्यान से सुनेंगे, स्मॉल m क्या था, स्मॉल m किसका मास था, एक अणु का द्रव्यमान था, ये एक अणु का द्रव्यमान। तो अगर मैं इसमें दोनों तरफ n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, एक अणु का द्रव्यमान स्मॉल m, तो n अणुओं का द्रव्यमान, तो m इंटू n बराबर गैस का द्रव्यमान, m इंटू n बराबर गैस का कुल द्रव्यमान आ गया। अच्छा, अब सही है, यानी कि अब जो आया ये गैस का आ गया वॉल्यूम, और ये देखो ध्यान से, ये VRMS का स्क्वायर है, अंडर रूट अगर ले तो VRMS बन जाएगा यही, तो ये बन गया VRMS का स्क्वायर। ये देखो कुल द्रव्यमान बटे, वहां पे क्या गलती हो रही थी, एक कण का द्रव्यमान नहीं लेना, कुल गैस का द्रव्यमान बटे आयतन, तो ये बन गई गैस का घनत्व, है ना, VRMS स्क्वायर अपॉन 3। इस तरीके से आपके ये काम आने वाला है, ये रटना है, यानी कि फिजिकली गैस की वेलोसिटी और घनत्व के कारण प्रेशर है। अगर वास्तव में देखा जाए तो दाब जो आता है किसी भी बर्तन की दीवारों पर
वो उसकी वेग के कारण ही आता है, और वो वेग एक नहीं है, बहुत सारे हैं, और उन सारे वेग का औसत वितरण ग्राफ मैक्सवेल ने दिया ही था कि भाई कैसे कैसे वेग बदलते हैं। उन वेग के कारण उनमें परिवर्तन होता है संवेग में, और संवेग में परिवर्तन से बल, और बल से अपने पास। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। प्रेशर आ जाता है, ठीक है भाई। अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी सी और चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ये चीज़ समझ में आई होगी। VRMS का मतलब हो गया V1² + V2² VN² अपॉन N, है ना। अंडर रूट लेते थे ना तो स्क्वायर कर देंगे, तो बस इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी को मैं सिग्मा V² अपॉन N लिख सकते हैं। तो यही आपका VRMS² हो गया। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना कि ये कैसा आ गया। ओके, अब थोड़ा सा और यहाँ से देखो ध्यान से। काइनेटिक एनर्जी की बात करें, गतिज ऊर्जा की बात करें, या औसत गतिज ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा। तो देखो P बराबर 1/3 रो VRMS है, ठीक। जिसमें हमने क्या लिखा था, 1/3 मास ऑफ गैस अपॉन VRMS। PV को उधर ले आओ, PV को उधर ले आओ, तो इसमें 2 से, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से पहले तो एक काम कर लो, हाँ PV बराबर, हाँ 1/3 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई मास ऑफ गैस। तो ये औसत चाल है, इस तरह से उसकी एवरेज चाल है। तो ये क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, जो कि 3/2 ऑफ PV होती है। 3/2 ऑफ PV, है ना, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1/2 मास ऑफ गैस इंटू VRMS का स्क्वायर। ये याद रखना है। इसको PV को क्या लिख सकते हैं, NRT, ठीक है भाई, NRT लिख सकते हैं PV को, है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। और ऐसे लिखो अगर मैं, काइनेटिक एनर्जी, औसत गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पर मोल, है ना। अच्छा, 3/2 PV की जगह, 3/2 PV की जगह क्या लिख सकते हैं, 3/2 NKT। NKT ये भी याद पड़ी होगी, है ना। तो ये क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, पर अणु, अणु, एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा, एवरेज है, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि हमने चाल भी वो ले रखी, चाल भी तो उनकी एवरेज वाली है RMS। तो औसत गतिज ऊर्जा जो होती है एक अणु की, होती है 3/2 KT। K क्या है, बोल्ट्जमैन नियतांक। तो गतिज ऊर्जा के संबंध में, और गतिज ऊर्जा का सीधा रिलेशन किससे है, ताप से है, यानी कि जहाँ जहाँ ताप वहाँ गतिज ऊर्जा, ठीक है। ये तो हमारी बात आ गई गतिज ऊर्जा की और इससे। अच्छा, बात वेग की कर लेते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं, VRMS की। देखो PV बराबर 3/2, PV बराबर 1/2 मास ऑफ गैस। मास ऑफ गैस को लिख सकते हैं भाई 3 बराबर मास ऑफ गैस इंटू VRMS। ये आ गया 3/2। PV को क्या लिखा, NRT, 1/2 मास ऑफ गैस VRMS स्क्वायर। अच्छा, इस 2 से 2 कट जाएगा, 3 मास, इसको क्या लिखेंगे, मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अणुवार, इंटू R इंटू T बराबर इंटू गैस VRMS स्क्वायर। मास ऑफ गैस से मास ऑफ गैस कट जाएगा, क्या बचा, VRMS बराबर 3RT/m। चलो ये प्रूफ भी कर दिया, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी था, तो ये प्रूफ भी हो गया इसी के साथ साथ। तो ये भी बता रहा है कि भाई यहाँ पर T के साथ रूट के प्रोपोर्शनल है इसके,
VRMS प्रोपोर्शनल टू रूट टी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। और ध्यान रखेंगे कि दिस इज इन किलोग्राम, ये किलोग्राम में लेना जरूरी है, किलोग्राम पर मोल, तो तभी इसका आंसर सही आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जनरली आपके एसआई सिस्टम में आएगी ना यूनिट, और अगर आपने ग्राम, हमें मॉलिक्यूलर मास या अणुभार जो होते हैं ग्राम में याद होते हैं, तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना जरूर याद रखें, है ना। ये इसका काइनेटिक इंटरप्रिटेशन है, बेसिकली गतिज ऊर्जा किस तरीके से निकालते हैं, तो गतिज ऊर्जा की औसत वैल्यू, ध्यान दे 3/2 nRT कह सकते हैं पूरी गैस की गतिज ऊर्जा की औसत वैल्यू। एक अणु मोल की बात करें तो 3/2 R2 क्योंकि n की वैल्यू 1 कर देंगे, या फिर यही सारे अणुओं की 3/2 कैपिटल N KT, एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा बोले तो 3/2 KT, 3/2 KT। अब इस पर कुछ प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। अगर मैं बात पूछूं आपसे कि टोटल ऊर्जा कितनी होती है भाई, टोटल ऊर्जा गैस के अणुओं की, गैस के अणुओं की कुल ऊर्जा, कुल आंतरिक ऊर्जा, अगर बहुत ध्यान से देखो आंतरिक ऊर्जा, तो कौन कौन सी ऊर्जा की बात हो सकती है आंतरिक ऊर्जा को, एक तो काइनेटिक एनर्जी उनके पास और एक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को हमने शुरू में ही मान लिया था जीरो, आइडियल गैस है। कैसी गैस है? आइडियल गैस, आदर्श गैस है, तो उसके लिए जीरो होती है। इसका मतलब टोटल जो ऊर्जा होती है, टोटल आंतरिक ऊर्जा होती है, इसको यूँ लिख सकते हैं, वो किसके बराबर होगी? 3/2 nRT के बराबर कह सकते हो, है ना। 3/2 आंतरिक ऊर्जा के बराबर कह सकते हो गैस के लिए, क्लियर। मतलब काइनेटिक एनर्जी के बराबर बोलेंगे 3/2 PV। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। अब कुछ प्रॉब्लम देखें, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इन सब फॉर्मूलों पर बेस्ड। अगर देखें तो बहुत जो मेन थ्योरी है इसकी वो यही है, इन्हीं फॉर्मूलों पर चलेगा सब कुछ। तो जो भी अब तक पढ़ा है हमने, जो भी अब तक पढ़ा है उस पर कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, है ना, कि और उन पर क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है ये देखना है। मान लो कि कोई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, कि हाइड्रोजन गैस है, 300 केल्विन पर है ना, तो उसकी VRMS पूछी, VRMS बताओ भाई। लो जी, VRMS का फॉर्मूला 3RT/m, तो कितनी आ जाएगी भाई? 3RT, 3R की वैल्यू 8.31, टेम्परेचर 300 केल्विन, अणुभार कितना है? गैस है भाई, गैस का अणुभार 2, लेकिन ध्यान रखिए ग्राम पर मोल होता है, और मैंने बताया कि हम ये आंसर किस में निकालेंगे? मीटर पर सेकंड में, तो किलोग्राम में होना चाहिए, तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? 2 × 10⁻³ ये बन गया किलोग्राम पर मोल, जो कि गलती जनरली होती है बच्चों से, इस गलती को नहीं करना है। तो यहाँ रखो वैल्यू और बस उसके बाद से सॉल्व कर लो। बहुत आसान सवाल, एकदम 5वीं क्लास का बच्चों वाला सवाल है ना। तो ये आया 18,960 मीटर पर सेकेंड। बस पहला सवाल। दूसरा सवाल, दूसरे क्वेश्चन में अगर आपसे बोला जाए कि भाई इफ P increases then what, तो VRMS घटेगा, बढ़ेगा, कोई प्रभाव नहीं। सोचें जरा क्या आंसर आना चाहिए? कोई प्रभाव नहीं या नो कमेंट। मतलब नो कमेंट मतलब कह नहीं सकते क्या होगा आंसर। चलो जी, तो क्या होगा भाई? VRMS पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो देखो P बराबर क्या था? रो VRMS का स्क्वायर अपॉन 3, यानी कि VRMS इक्वल टू 3P/ρ। ये देखो, तो प्रेशर को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी पे भी तो फर्क पड़ेगा, तो डेंसिटी की इंफॉर्मेशन तो दे ही नहीं रखी, तो आप कह नहीं सकते कि क्या होगा क्या नहीं, जब तक कि, और ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, ये भी याद रखो, 3RT/m। ताप के बारे में भी नहीं दिया,
इसका आंसर क्या बनेगा? कुछ नहीं कह सकते, यानी कि नो कमेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि ताप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ताप की जानकारी नहीं दी है। बोलो, अगर ताप के बारे में जानकारी दे दे तो अगर मैं बोलूं कि भाई ताप बढ़ेगा तो VRMS पे क्या फर्क पड़ेगा, तो क्या बढ़ेगा, घटेगा या नो चेंज? क्या आंसर आएगा? तो ताप के लिए वाले को सिर्फ इसी से सोचना है, ताप का तो रिलेशन इसी से सोचना है भाई। इसमें तो आर भी फिक्स, एक गैस का अणुभार भी फिक्स, तो ताप पे निर्भर। तो यहाँ तो आप हमेशा कह सकते हैं कि बढ़ेगा, लेकिन इस केस में आप नहीं बता सकते कि घटेगा या बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दाब को बदलने से ताप में भी परिवर्तन आएंगे, दाब को बदलने से ताप में भी परिवर्तन आ सकते हैं और इसमें घनत्व में भी परिवर्तन आएंगे। तो यहाँ पर आप कुछ नहीं कह सकते कि कौन बदलेगा कौन घटेगा। हाँ, ताप अगर बदल रहा है, ताप अगर बदल रहा है, ताप बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसकी चाल बढ़ेगी। एक मैंने आपको बताया था VRMS प्रोपोर्शनल टू किसके है? 1/√ρ के। लेकिन कब? व्हेन अगर P एंड T समान हो, अगर ये समान हो, दाब भी और ताप भी दोनों समान हो, तो ये इसके समानुपाती हो जाएगा 1/√ρ के, यानी कि VRMS इक्वल टू √ρ2/ρ1। और ये क्या था? ग्राहम का विसरण का नियम, जो कि R2/R1 विसरण का नियम। ग्राहम का, याद रखें, ग्राहम का विसरण का नियम, जितना ज्यादा घनत्व उतनी कम चाल है। ग्राहम का विसरण का नियम। तो ग्राहम के विसरण के नियम की जो दरें होती थी, वो दरें उनकी चाल के डायरेक्टली समानुपाती भी होती है। वहां पे भी बताया था, इस चीज को यहाँ पे याद भी रखेंगे, है ना। अब इसी सवाल में एक और पूछ लेता हूं। अगर मैं आपसे इसी में एक और पूछूं कि भाई, इसी सवाल में चेंज करता हूं कि प्रेशर बढ़ाया एट, ये तो सवाल हो गया पूरा, इसको मिटा दूं। इसी सवाल में चेंज करता हूं, P इंक्रीज एंड T कांस्टेंट। अगर ताप कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को बढ़ाया जाए, अगर ताप इंक्रीज रखते हुए और प्रेशर को बढ़ाया जाए ताप को कांस्टेंट रखते हुए, तो चाल पे क्या फर्क पड़ेगा? सोचो, प्रेशर को बढ़ाएंगे ना, अगर ताप को कांस्टेंट रखा, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। ताप को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई आप ध्यान से देखो, P/ρ इक्वल टू क्या है? 3RT/m, मतलब ये RT/m है। अगर ये कांस्टेंट कर दिया तो क्या ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो गई? अगर ये कांस्टेंट होगी तो अगर ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। तो कौन सा आंसर आएगा फिर? तो फिर ये नहीं, फिर कौन सा आएगा? फिर ये वाला आ जाएगा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि VRMS। आप तो जानकारी दे दी ताप की, तो आप लिखेंगे VRMS इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। ये कब का आया सवाल? जब हमने ताप बढ़ाया लेकिन T कांस्टेंट रखा, तब भी ये मत सोचना ना कि ताप बढ़ाने से ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा तो भी उतना ही बढ़ जाएगा, वो कट जाएगा जितना भी, तो ये कांस्टेंट ही रहेगी चाल। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको दिमाग में डाल के रखनी है कि कब कौन बढ़ेगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया, मान लो एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, दूसरा एक बर्तन ये है, एक बर्तन ये है, इसमें हीलियम गैस है, इसमें आर्गन गैस है, ठीक है। इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2, और दोनों के वॉल्यूम बराबर है, दोनों के वॉल्यूम आयतन बराबर है। ये भी 300 केल्विन पर, ये भी 300 केल्विन पर, बहुत बढ़िया, ठीक। इसमें भी 1 मोल गैस है, चलो इसमें भी 1 मोल गैस है, ठीक है। तो सवाल क्या है? काइनेटिक एनर्जी K ऑफ हीलियम इज ग्रेटर देन K ऑफ आर्गन।
लेस देन या इक्वल, क्या रिलेशन आएगा? तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले किससे लगाएंगे? एक तो आप इसमें लगा दो, आप देखोगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 18002121 काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? 3/2 ताप का संबंध है डायरेक्ट। दोनों का ताप नियत है कि नहीं है? इसमें दोनों का ताप नियत है, मोलों की संख्या समान है। मोलों की संख्या समान है, मास समान नहीं है, मोलिकुलर भार समान नहीं है ना? दोनों में एक मोल है, वो अलग बात है, लेकिन इनके अणुभार तो अलग अलग है, तो इनके द्रव्यमान भी अलग अलग होंगे। भाई अणुभार हीलियम का कम होता है, अणुभार आर्गन का ज्यादा होता है, तो मोल भले बराबर है तो द्रव्यमान तो उसका मतलब भी अलग अलग होंगे इनके। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि मास हीलियम का और मास आर्गन का, आप इसको तो समझो, अणुभार की तो बात आ गई। अब आप इसके हिसाब से बोलेंगे कि के ई प्रोपोर्शनल समानुपाती है, ठीक है, तो हम बोलेंगे के ई हीलियम बराबर के ई आर्गन। छोटे छोटे लॉजिकल सवाल। ऐसे ही आपको बताना है VRMS, हीलियम और आर्गन बताना है, ज्यादा कम या इक्वल, किसके इक्वल है किसके ज्यादा है। अब VRMS का फॉर्मूला लिख लो। VRMS का फॉर्मूला किसके बराबर था? 3RT/m। तो R तो कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट, लेकिन मोलिकुलर मास अणुभार तो अलग अलग है, तो किसका अणुभार ज्यादा उसकी स्पीड कम। इसका मतलब किसका अणुभार ज्यादा? इसका, तो इसकी स्पीड कम आएगी, यानी कि ये वाला आएगा। हीलियम की स्पीड ज्यादा और इसकी स्पीड ये, इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा। ओके, ऐसे ही V एवरेज भी पूछ सकता है और V मोस्ट प्रोबेबल भी, तो सेम रिलेशन आएगा। यहाँ पे कोई सी भी दे दे तो सबके लिए बराबर ही बैठेगी ये बात तो। ओके, क्योंकि सबके सब अणुभार पे निर्भर करते हैं। तो छोटे सा सवाल ये था। ऐसे ही एक और सवाल देंगे, दो बर्तन है ना, ऐसे ही दो बर्तन दिए हुए, इसका वॉल्यूम भी V, इसका वॉल्यूम भी V। इसमें हीलियम, एक में हाइड्रोजन है और एक में हीलियम, दोनों का, इसमें दोनों में बोला हुआ है कि इसमें 1 एटमॉस्फेयर पर है गैस, इसमें 2 एटमॉस्फेयर पर है, दोनों में इसमें। ठीक, और ये भी बोला हुआ है कि दोनों का ताप समान है, इसका ताप भी T, इसका भी ताप T। तो सवाल सुनेंगे क्या है। सवाल ये कह रहा है VRMS ऑफ H2 अपॉन VRMS ऑफ He, इनका रेशियो क्या होगा। पहले तो मुझे ये बताओ, जब ताप समान है, ताप समान है तो क्या दाब अलग अलग होने से वेलोसिटी पे फर्क पड़ता था? वो एक ही, इस पे तो ताप तो समान इसका रखा ही है, लेकिन इसका दाब अलग है, इसका दाब अलग है, क्या दाब पे फर्क दाब के इस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि V का फॉर्मूला क्या था? 3RT/m। भाई ताप समान है तो केवल अणुभार के प्रोपोर्शनल लगा देंगे 1/√2 के, √m के, तो यानी कि mHe/mH2, ताप समान है, बस लिख दो आंसर, कुछ भी नहीं लगाना इसमें। किसका अणुभार? हीलियम का 4 और इसका 2, तो कितना आ गया? √2 आ गया। √2 ऑफ, बस ये आंसर आ गया। रेशियो तो चाहिए था। और देखें जी, प्रॉब्लम में भी काइनेटिक एनर्जी बतानी है N2 की, नाइट्रोजन की। 112 ग्राम नाइट्रोजन है एट 127 डिग्री सेल्सियस। 127 का मतलब कितना हो गया? 400 केल्विन, 400 केल्विन। तो काइनेटिक एनर्जी पूछी वही लोग, काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2, औसत चाल बतानी, 3/2 nRT, यही तो है। 3/2 n कितना है, मोल कितना आएंगे, इसका अनुभार 28, लो आ गया कितना, 112 बटे द्रव्यमान बटे अणुभार, ले लो इंटू आर 8.31 इंटू 400, सोल्व कर लो। 28 से 56 दूनी 112, 4 आ जाएगा,
2 से ये आ गया 3 दूनी 6 चौक 2400 इंटू 8.3 तो आ गया 19 या फिर 2400 आर कह सकते हैं, 2400 या आर कह सकते हैं। तो या इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 19944 जूल। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी आ गई इसकी। तो और चाल वाल पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाल भी निकालनी है तो VRMS निकालनी है अगर, तो क्या करेंगे, लो VRMS भी निकाल सकते हैं, 3RT/m, लो निकाल लो, V3R कितना 8.31, T कितना 400 केल्विन अपॉन अणुभार। ध्यान रखेंगे अणुभार आपका इसमें 28 तो है, लेकिन इसको 28 गुना 10 की घात -3 यहाँ पे ही लेना पड़ेगा भाई, ये गलती होती है, इस बात का ध्यान रखें। तो इससे सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको इस हिसाब से लिख देंगे। ओके, सॉल्व करने के बाद जो भी बैठेगा सॉल्व कर लेंगे, तरीका यही रहेगा। और प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि भाई कोई गैस का ताप -68 डिग्री सेल्सियस है। किसी गैस का ताप कितना है, -68 डिग्री सेल्सियस। तो किस ताप तक गर्म करें, किस ताप तक गर्म करें ताकि ए काइनेटिक एनर्जी दुगनी हो जाए, बी VRMS दुगनी हो जाए। ठीक, तो भाई काइनेटिक एनर्जी का तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या था, किसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो K1/K2 बराबर T1/T2। तो T1 कितना है, -68 + 273, केल्विन में कन्वर्ट करना अनिवार्य है, 205 आ गया है ना। तो T पूछा हुआ है कितना आएगा, कब, काइनेटिक एनर्जी के 2K 205 T2 छम कितना आया, T2 की वैल्यू 410 केल्विन। और भी डिग्री सेल्सियस में लिखना हो 273 घटा दो उसमें से, तो आ जाएगा कितना, 273 घटा दो 410 में से -273, तो 7 9 127 आ गया, 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, 127 ना 127 नहीं, 10/137, हाँ 137 डिग्री सेल्सियस। वेलोसिटी की बात कर लो भाई, VRMS प्रोपोर्शनल टू √T होता है, गैस तो वही की वही है, तो V1/V2 √T1/T2। लो जी, कितना वेलोसिटी कितनी, V1V, ये 2V = 205/T2, इससे कट गया 1/4 205/T2 और T2 बराबर 810 केल्विन। ठीक है जी, 820, 4 दूनी 8 4 पंजे 20, 820 केल्विन। इस तरीके से केल्विन को उसमें बदल दो, 547 आ जाएगा, 547 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से इसके छोटे छोटे से सवाल हैं भाई, बहुत टफ नहीं होते, बेसिक क्वेश्चन है जिनकी प्रैक्टिस अब आप ऐसे ही कर लेंगे। बस क्या पूछा हुआ है इस बात का विशेष ध्यान रखें, उस हिसाब से फॉर्मूले में क्या कांस्टेंट है, क्या परिवर्तनशील है, उसके अकॉर्डिंग आप इन सवालों को कर सकते हैं। अब कुछ पद हैं जो सवालों में प्रयोग किए जाते हैं, कुछ पद जो सामान्यतः प्रयोग में आते हैं, किए जाते हैं, याद रखेंगे इन चीजों का। पहला रुद्धोष्म, रुद्धोष्म दीवार, एडियाबैटिक बोलते हैं, ADIA एडिया बैटिक वॉल। क्या खास बात होती है वो सुनेंगे। एडियाबैटिक वॉल की खास बात बेटे ये होती है
कहीं पे भी ये शब्द मिले तो उनका मतलब आपको क्लियर होना चाहिए इस चैप्टर में। एडियाबैटिक का मतलब कि ऐसी दीवारें जिनमें ना तो इधर से इधर हीट जा सकती ना इधर से इधर हीट जा सकती। तो रुद्धोष्म दीवार का मतलब ट्रांसफर, ऊष्मा का विनिमय जीरो है, यानी कि डेल्टा क्यू जीरो, ऊष्मा का स्थानांतरण ना हो, तो ये दीवारें हमारी कैसी कहलाएंगी? एडियाबैटिक। तो ये कैसी नॉन कंडक्टिंग दीवारें हैं, या तो नॉन कंडक्टिंग, अचालक बोल सकते हैं, अचालक, अचालक दीवारें यानी कि नॉन कंडक्टिंग। कोई भी ऊष्मा इधर से उधर नहीं जा सकती, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि इसका फायदा कब कब कहाँ सवालों में यूज होगा। मान लो यहाँ पे एक गैस है 1 और यहाँ पे गैस है 2, और ये क्या है? एक पिस्टन है। ये क्या है? पिस्टन है। कैसा पिस्टन है? मूवेबल, ये बदल सकता है, चलायमान है, चलायमान पिस्टन है। और ये जो दीवारें हैं, ये दीवारें कैसी? एडियाबैटिक, वही रुद्धोष्म वाली है, रुद्धोष्म वाली दीवार है ना। तो उधर पहली गैस का प्रेशर P फर्स्ट, दूसरी गैस का प्रेशर P सेकंड, तो बाहर से उधर से जाएगी नहीं, और ये साम्य अवस्था में आ जाएगा, साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में। अच्छा, और ये जो पिस्टन है ये चालक है। चालक मतलब ऊष्मा इधर से उधर जा सकती है, तो क्या होगा? क्या फर्स्ट साइड का दाब और सेकंड साइड का दाब बराबर होंगे? यस, होगा कि जब तो रुकेगा। और जब इधर से उधर चल के रुक गया, लेकिन चालन भी है, चालक भी है, तो ताप फर्स्ट साइड का भी और सेकंड साइड का भी ये आ जाएगा, है ना। ये कब आया? जब पिस्टन चालक है ना, कंडक्टर है, कंडक्टिंग है। लेकिन यदि पिस्टन रुद्धोष्म हो, वो भी चालक ना हो, तो P फर्स्ट बराबर P सेकंड तब भी होगा, लेकिन T फर्स्ट बराबर T सेकंड होना अनिवार्य नहीं है अब, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखें। तो इस तरीके के ऐसा मिलता है, जैसे मान लो आपको बोल दिया कि भाई ये कोई सिलेंडर है, क्योंकि गैस सिलेंडर में भरी जाती ज़्यादातर, तो सिलेंडर आ गया, तो सिलेंडर में यहाँ पे बाहर P नोट है और यहाँ पर गैस है ना। तो ये आपको दे दिया, मान लीजिएगा ये पूरा का पूरा एडियाबैटिक। कैसा? एडियाबैटिक। इक्विलिब्रियम में, साम्य अवस्था में है। एडियाबैटिक मतलब रुद्धोष्म दीवारें हैं सारी, ये भी और ये भी, और ये चलायमान है, चलायमान है। चलायमान होगा तो जहां पर जब इधर वाला दाब बराबर होगा तो रुक जाएगा, तो इसका मतलब P गैस बराबर P नोट। अगर चलायमान नहीं होगा, रुक जाएगा एक जगह, तो फिर तो इधर का अलग अलग होगा, किसी अलग ताकत से रोका हुआ है इसका मतलब उसको, है ना। एक होता है चालक, चालक या कंडक्टिंग दीवार, चालक या कंडक्टिंग दीवार। चालक या कंडक्टिंग दीवार दे दी अगर, मान लीजिएगा दीदी ये दीवार कैसी है? चालक है, चालक या कभी कभी इसको डाइथर्मिक भी बोल सकते हैं, दिव उष्मीय, दोनों तरफ से इसे बोलते हैं डाइथर्मिक, डाइथर्मिक। प्रिज्म भी बोल देते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। मान लीजिएगा चलायमान है और ये दीवारें कैसी? चालक, ये भी चालक, तो इधर से P फर्स्ट P नॉट, तो इधर T फर्स्ट, इधर T नॉट, तो क्या होगा? P फर्स्ट बराबर P नॉट के होगा, तो साम्य अवस्था में हो गई। T फर्स्ट भी T नॉट के बराबर होगा, है ना। T फर्स्ट भी T नॉट के बराबर होगा, इसमें ताप समान होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। सोचो अगर मैं ये पॉइंट आप पूरे अच्छे से नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। अगर चालक दीवार के साथ
दीवार कैसी हो, चालक। और ये वाला क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया जाए, डायथर्मिक का क्या मतलब है, थोड़ा सा ये बता देता हूँ। डायथर्मिक मतलब दिव उष्मे। दिव उष्मे में भी आप ऐसे समझे कि दिव उष्मे में भी किसकी जैसी होती है, चालक की जैसी होती है। क्या फर्क है फिर, चालक दीवार, लेकिन इसमें क्या होगा, ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा प्रवाह की दर धीमी होती है, बहुत धीरे धीरे धीमी होती है। मतलब उसमें तो क्या होगा कि भाई इधर का ताप बराबर ही रहेगा, लेकिन इसमें धीरे धीरे ताप कम होगा, रेट बहुत स्लो होता है ना। तो यहाँ पे भी बस समझ लो कि कंडक्टर की तरह ही ये, अगर ये मान लो एडियाबैटिक है, ये एडियाबैटिक, तो अगर डायथर्मिक वाल है, ये वाली, ये डायथर्मिक वाल है, तो T फर्स्ट बराबर T सेकंड, दोनों के ताप समान होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सी जानकारी आपको याद रखनी है। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं, उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे।